हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरे वीडियोस से आपको काफ़ी प्रॉफिट मिल रहा होगा, बहुत नॉलेज मिल रहा होगा इन वीडियोस से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छी चीज़ होते हैं और पॉलिटी के लिए तो आपको बस यही तैयार करना है, क्योंकि जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं हर साल वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। कभी कभी तो सेम एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कभी कभी उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहना है, ये वीडियोस लगातार देखते रहो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर आपने ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए मेरे वीडियोज़ में, तो पॉलिटी के आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेशन। ये है पॉलिटी का पार्ट 3, जिसमें पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा। अनुच्छेद 80 में निर्धारित अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो सेम क्वेश्चन उसमें भी था और वही सेम क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हो रहा है, बस उसकी लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने देखा था उसमें डायरेक्टली पूछा था कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा कितनी हो सकती है। यहाँ पर इनडायरेक्टली आपसे पूछ लिया है कि आर्टिकल 80 में जो संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा है, आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 250, यानी कि राज्यसभा के मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं 250। ठीक है, मैं कुछ और फैक्ट्स आपको राज्यसभा के बारे में बता देता हूँ। जैसे राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राज्यसभा कांट बी डिसॉल्व, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि ये भंग नहीं होती है, इसीलिए इसको परमानेंट बॉडी बोलते हैं। लोकसभा क्या है, लोकसभा को हर 5 साल में भंग होना पड़ता है, मतलब हर 5 साल बाद फ्रेश इलेक्शन होते हैं, इसीलिए लोकसभा परमानेंट बॉडी नहीं है। बट राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जिसको डिसॉल्व नहीं किया जाता। इसका टर्म होता है, यानी कि राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो राज्यसभा में जाते हैं, उनका टर्म रहता है, उनका कार्यकाल रहता है 6 साल का। राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल रहता है 6 साल का। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि इसके 1/3 मेंबर, राज्यसभा के 1/3 मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर होते हैं, हर 2 साल में रिटायर होते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि हर 2 साल में राज्यसभा के कितने मेंबर रिटायर होते हैं, तो आपको याद रखना है 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। या इसका कार्यकाल पूछ लिया जाएगा आपसे कि राज्यसभा के सांसद का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल होता है। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं राज्यसभा से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब n नंबर ऑफ टाइम्स आपको देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन फिर से वही आ रहा है और उठा के सेम एज इट इज सेम क्वेश्चन दे देता है व्यापम। आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगा के जाना है। आपका जनरल नॉलेज का ये वाला पार्ट तो बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, और मेरे अगर वीडियोज आपने देख लिए तो आपको इन डेप्थ नॉलेज भी हो जाएगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड और क्या क्या पूछ सकता है। अब देखो, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ये पूछा अभी इस क्वेश्चन में कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सीधा सा आंसर है प्रेसिडेंट, इसका सीधा सा आंसर है प्रेसिडेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 76 के अंदर बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको बता दूं। यूनियन एग्जीक्यूटिव
आपने सुना होगा हमारे देश में 3 बॉडीज़ हैं, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर और एक जुडिशरी। ये 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन होता है? तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये पांच प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये सभी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं। ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं, ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अटॉर्नी जनरल का भी पूछा है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, क्वेश्चन बदल के आ सकता है, इनको हटा कौन सकता है, तो इनको हटाने की पावर भी प्रेसिडेंट को होती है। ठीक है, अटॉर्नी जनरल इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल इज रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड जो आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम के लेवल से ये इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील विद द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? निम्नांकित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के संविधान में संशोधन की चर्चा करता है? तो आप देखिए फिर से, अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, फिर से रिपीट हो रहा है कि संविधान में, अगर हमें भारत के संविधान में कोई भी संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है, तो वो कौन सा आर्टिकल है जो इसका प्रावधान देता है या इससे संबंध रखता है? तो इसका सीधा सा आंसर है आर्टिकल 368। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 368 के बारे में। मैं थोड़ी सी और जानकारी आपको यहाँ पर दे देता हूँ कि आर्टिकल 368 में क्या होता है कि इसके अंदर एक बिल लाया जाता है। जब भी हमें संविधान में संशोधन करना होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट करना होता है, तो बिल लाया जाता है एक, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है। उसको किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, यानी कि देखिए राज्यसभा या लोकसभा, कहीं पे भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कोई भी मेंबर, चाहे वो मिनिस्टर हो या सिंपल एमपी हो, जिसको हम प्राइवेट मेंबर भी बोलते हैं, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का इस बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, अमेंडमेंट बिल को, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और कोई भी, चाहे मिनिस्टर हो या सिंपल एमपी हो, प्राइवेट मेंबर, दोनों ही इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर एक चीज़ और, इसको पास करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत रहती है, स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत रहती है इसको पास करने के लिए। स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम हमारे पॉलिटिकल लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये विद रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है, उसका बिल पास होता है, तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में पास नहीं हो रहा, या लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो रहा, तो डेडलॉक की कंडीशन बनती है। अगर डेडलॉक की कंडीशन बनती है तो भी इस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, यानी कि दोनों हाउस की जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि दोनों हाउस को सेपरेटली पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये केस आपको याद रखना है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कि इसकी जॉइंट सिटिंग पॉसिबल नहीं है। इस केस में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब होगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब राज्यसभा या लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो दोनों हाउस को सेपरेटली उसको पास करना पड़ेगा विद स्पेशल मेजॉरिटी। उस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इज कंटेन्ड इन। अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया
कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी के बारे में आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, इसमें हमने डीपीएसपी के बारे में डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। तो ये पार्ट 4 में हमको देखने को मिलते हैं, डीपीएसपी पार्ट 4 में देखने को मिलता है, पार्ट 4 में दिया हुआ है। और आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंध रखते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने पहले भी बताया था कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी को लिया है। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है हमारे संविधान में? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन ऐसे है कि डायरेक्टली आपसे ईयर पूछ लिया कि प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट किस ईयर में पास हुआ था, तो इसका आंसर तो 1989 होगा, क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे, फिर उन चेंजेस को नलीफाई कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो एक डिटेल्ड वीडियो मैं बनाऊंगा इसके लिए सेपरेट, तो आप इसके बारे में टेंशन मत लीजिए, मैं सारे एक्ट्स आपको कवर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर ऑन अटेनिंग द एज ऑफ। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवा मुक्त होने की आयु है। अब सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायर होने की एज पूछ ली, ऑप्शन दे दिया 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 68, 66। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि किस एज तक सुप्रीम कोर्ट के जज काम कर सकते हैं और किस एज के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। तो इसका आंसर है 65 ईयर्स, यानी कि जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को 65 ईयर्स की एज तक 65 ईयर्स की एज पर रिटायर होना पड़ता है, यानी कि 65 साल के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके टेन्योर की बात नहीं की गई, उनके कार्यकाल की बात नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उसके बारे में संविधान के अंदर कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं दिया हुआ, मतलब उनका फिक्स्ड कार्यकाल नहीं बताया गया कि 5 साल होगा या 6 साल होगा। बस ये कहा गया है कि 65 साल की उम्र तक वो काम करेंगे और 65 साल के बाद वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, 65 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर हो जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इनका टेन्योर फिक्स नहीं किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में नो फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर फिक्स नहीं किया गया इनका। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कि इनका अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और रिमूव किया जाता है, हटाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, हटाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है और पार्लियामेंट के द्वारा इनको हटाया जाता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कुछ क्वालिफ़िकेशन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अगर आपको बनना है तो उसके लिए कुछ क्वालिफ़िकेशन होती हैं। जैसे पहला होता है कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट, जज रहा हो किसी हाई कोर्ट का, किसी भी हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल के लिए, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, या फिर किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो वो व्यक्ति, किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए। ठीक है। और प्रेसिडेंट की नज़र में, राष्ट्रपति की नज़र में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, मतलब बहुत अच्छा विधिवेत्ता होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। ठीक है। ये 4 कंडीशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए किसी भी व्यक्ति को पूरी करनी पड़ेंगी। ठीक है। या तो वो
किसी भी हाई कोर्ट के जज रहे हों 5 साल के लिए या एडवोकेट रहे हों हाई कोर्ट में 10 साल के लिए, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन उनको फुलफिल करना है। भारत का नागरिक होना चाहिए और प्रेसिडेंट की नज़र में वो व्यक्ति डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द यूनियन गवर्नमेंट इन इंडिया टू फॉल अ नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड्स टू बी पास्ड इन। भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए यहाँ एक अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की ज़रूरत होती है या होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, द लोकसभा, द राज्यसभा, बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, नीदर द लोकसभा नॉर द राज्यसभा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर सरकार गिराना है, केंद्र में जो सरकार है, केंद्र सरकार अगर उसको गिराना है अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, तो वो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर पारित होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित होता है, अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित होता है। देखिए आर्टिकल 75 में, आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि जो सरकार है, लोकसभा के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, लोकसभा के अंदर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसके हेड होते हैं पीएम, हेडेड बाय पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री जी जिसके अध्यक्ष होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है आर्टिकल 75 में। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात किस अनुच्छेद के अंदर की गई है, तो आर्टिकल 75 आपको याद रखना है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो इसके हेड होते हैं पीएम, वो कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए, ठीक है। और अगर हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा के अंदर लाना है तो इसमें 50 मेंबर्स का समर्थन जरूरी है, मिनिमम 50 मेंबर्स का इसको समर्थन जरूरी है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लोकसभा के अंदर लाने के लिए 50 मेंबर्स का समर्थन जरूरी है। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है लोकसभा के अंदर, तो जो सरकार है, केंद्र सरकार को रिज़ाइन करना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट रिज़ाइन, केंद्र सरकार को रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। फंडामेंटल राइट्स से फिर क्वेश्चन आ गया। फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था। तो फंडामेंटल राइट्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जानते हैं, ये 2-3 चीज़ें आपको पढ़ के ही जाना है अच्छे से। तो फंडामेंटल राइट्स में देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, यानी कि इसका आंसर है आर्टिकल 17। मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। देखो, राइट टू इक्वलिटी है सबसे पहले। हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें सबसे पहला है राइट टू इक्वलिटी। ये आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक इसमें इसके बारे में दिया गया है। फिर नेक्स्ट जो हमारा मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो है राइट टू फ्रीडम, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के ऊपर हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन देखा था, अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये दिया हुआ है आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो गया हमारा आर्टिकल 23 से 24 तक। फिर नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये होता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक। ठीक है, फिर है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपको मिल जाएंगे आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 में। और लास्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो इस प्रकार से आपके टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हो जाते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ये आर्टिकल 32 में है। ठीक है, तो ये 6 फंडामेंटल राइट्स आपको याद रखने हैं। स्पेशली किस आर्टिकल में कौन सा फंडामेंटल राइट दिया हुआ है ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में मैं जब पॉलिटिकल लेक्चर्स हम देखेंगे तो उसमें बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन तरीके से डिटेल देखेंगे कि आर्टिकल 17 में क्या है, आर्टिकल 14 क्या है, आर्टिकल 15 क्या है। इवन जो आर्टिकल 42 है ये डीपीएसपी में आता है, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। डीपीएसपी में आता है ये आर्टिकल 42, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे वहाँ पे। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट बी अ मेंबर ऑफ, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर किसका मेंबर होना चाहिए, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ मैं। प्राइम मिनिस्टर को मेंबर होना चाहिए किसका, लोकसभा का, राज्यसभा का, एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या किसी भी राज्य विधानमंडल, एनी स्टेट लेजिस्लेचर। अब देखो राज्यसभा सॉरी प्राइम मिनिस्टर जो है स्टेट लेजिस्लेचर में का मेंबर तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका गया। फिर हम जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है अगर वो या तो राज्यसभा का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, बस कंडीशन ये है कि वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर हो, या तो राज्यसभा हो का मेंबर हो या लोकसभा का मेंबर हो। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, वो राज्यसभा के मेंबर थे। ठीक है, मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के मेंबर थे और नरेंद्र मोदी जी अभी लोकसभा के मेंबर हैं। तो अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। और अगर कोई व्यक्ति लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट का मेंबर हो सकता है। ठीक है, एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अंदर पार्टी का लीडर होता है। लोकसभा के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी रहती है, उसका लीडर रहता है, मेजॉरिटी पार्टी लीडर रहता है। इसीलिए इसको हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं, प्रधानमंत्री को हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। और मैंने जब प्रेसिडेंट के बारे में बताया था तो वहाँ पे बताया था मैंने आपको कि प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट कहते हैं। दोनों में कंफ्यूज मत होना, प्राइम मिनिस्टर होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर गोपनीयता की शपथ लेते हैं। जो प्रधानमंत्री होते हैं वो ओथ ऑफ सीक्रेसी लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि ओथ ऑफ सीक्रेसी नीचे दिए गए निम्न में से कौन ओथ ऑफ सीक्रेसी लेता है ना, गोपनीयता की शपथ कौन लेता है, तो ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ली जाती है। ठीक है, आपने सुना होगा अक्सर कि पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है या ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा है, या ऋतु जो एक बीच में एक और सीज़न होता है, 3 सीज़न होते हैं, तो 3 सेशन होते हैं। ठीक है, तो सेशंस ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं, 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के। तो
पार्लियामेंट के सारे सेशंस को कब स्टार्ट करना है और कब रोकना है, ये सारी की सारी एडवाइस प्रेसिडेंट को कौन देता है, पीएम देता है। ये सारी एडवाइस प्रेसिडेंट को कौन देता है, पीएम देता है। ठीक है, एडवाइस देता है, करते नहीं है, करते तो राष्ट्रपति जी हैं लेकिन एडवाइस देते हैं पीएम। और साथ ही साथ अगर लोकसभा को भंग करना हो, लोकसभा को डिसॉल्व करना हो, डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा अगर करना हो, लोकसभा को भंग करना हो, तो उसके लिए भी रिकमेंडेशन कौन देगा, प्राइम मिनिस्टर ही देंगे। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जी लोकसभा को भंग कर देंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस द एंटी डिफेक्शन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है कि संविधान, किस संवैधानिक संशोधन ने संविधान में दल बदल विरोधी कानून पेश किया। ठीक है, तो 51 अमेंडमेंट था, 52 था, 53 था या 54 था। ऑप्शन बहुत ही क्लोज दिए हुए हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अनटिल एंड अनलेस कि आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता हो। तो इसका आंसर है 52nd अमेंडमेंट। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, बाकी तो ये सेपरेट इसका एक अलग ही लेक्चर है। 52nd अमेंडमेंट हुआ था संविधान के अंदर, हमारे संविधान के अंदर 52nd अमेंडमेंट हुआ था 1985 में। उसके द्वारा एक नई अनुसूची जुड़ी थी भारत के संविधान में, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल नंबर 10। ठीक है, 10th शेड्यूल। तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई कब, 52nd अमेंडमेंट 1985 के द्वारा, जिसमें एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है, सांसद और विधायक के दल बदलने पर उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात की गई। ठीक है, दल बदलने पर उनको डिस्क्वालीफाई करने की बात की गई। ठीक है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा लिखा गया था 52nd अमेंडमेंट 1985 एंटी डिफेक्शन लॉ। इस लॉ का नाम क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कौन अपॉइंट करता है। तो उससे पहले मैं आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इलेक्शन कमिश्नर का, तो आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, चुनाव आयोग के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है इंडिया के अंदर, तो इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होना ही चाहिए। जैसे कि ये एक परमानेंट बॉडी है, ये एक परमानेंट बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या चीज़ है, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि इसका जिक्र संविधान के अंदर है, मतलब इसके बारे में संविधान में बताया गया है। जब संविधान बना था तो इसके बारे में लिखा गया था आर्टिकल 324 के अंदर। ऐसा नहीं है कि भारत आज़ाद हो गया उसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा कोई कानून लाया गया और उसके द्वारा इलेक्शन कमीशन को बनाया गया, नहीं, यहाँ पर संविधान के अंदर ही इसके बारे में लिखा गया था आर्टिकल 324 के अंदर, इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं और ये परमानेंट बॉडी भी है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इलेक्शन कमीशन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के चुनाव कंडक्ट कराता है। ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य की विधानसभा और सांसद, ठीक है, सांसद के जो चुनाव होते हैं ये इलेक्शन कमीशन कराता है। ये 4 बॉडीज़ के इलेक्शन कौन कराता है,
इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल होता है 6 साल का। इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल होता है 6 साल का, या फिर 65 साल की एज तक, 65 साल की एज तक, ठीक है। अगर उनकी एज 65 साल से ज़्यादा हो रही है, भले ही उनका कार्यकाल 6 साल का पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो भी उनको रिटायर होना पड़ेगा, या फिर अगर उनका कार्यकाल 6 साल का पूरा हो चुका है तो उनको रिटायर होना पड़ेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल रहता है 6 साल का। इनको हटाया जा सकता है, इससे पहले अपॉइंटमेंट की बात देख लेते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, यानी कि चुनाव आयुक्त को अपॉइंट कौन करता है, नियुक्त कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और रिमूव करते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। हटाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखेंगे। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय, तो आपको आंसर तो मिल ही गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट्स हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि फंडामेंटल राइट्स संविधान के किस पार्ट में आते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था कि संविधान के फंडामेंटल राइट्स संविधान के 3rd पार्ट में आते हैं, ठीक है। संविधान के 3rd पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया हुआ है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया है, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। इसको फंडामेंटल राइट्स को पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया संविधान के किस भाग को कहा जाता है, तो उसका भी आंसर होगा भाग 3, ठीक है। उसका भी आंसर होगा भाग 3, यानी कि पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियंस हु कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन लोकसभा इज। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, लेकिन अब प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन कुछ और ही होगा, ठीक है। अब अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें चेंज आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिसेंटली इसमें चेंज किया गया है। देखिए, पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि एंग्लो इंडियंस का जो नॉमिनेशन होता है प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा के अंदर, वो कितने नंबर, मैक्सिमम नंबर तक किया जा सकता है। मैंने आपको समझाया था कि 2 प्रकार के मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, 2 प्रकार के मेंबर होते हैं। एक तो जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, ठीक है, एक तो जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, और एक जो नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स में एंग्लो इंडियंस की संख्या कितनी हो सकती थी? नॉमिनेटेड मेंबर्स में एंग्लो इंडियंस की संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती थी? तो पहले 2 हुआ करती थी, यानी कि लोकसभा के अंदर 2 एंग्लो इंडियंस को प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जा सकता था, ठीक है, थ्रू नॉमिनेशन। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया, ठीक है। 2019 में 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया और लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया। लोकसभा के अंदर एंग्लो इंडियंस के रिजर्वेशन को ख़त्म कर दिया गया, रिजर्वेशन एंडेड, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल के थ्रू 2019 में लोकसभा के अंदर जो 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जा सकते थे प्रेसिडेंट के द्वारा, अब उनके लिए रिजर्वेशन ख़त्म हो चुका है।
तो एंग्लो इंडियंस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एंग्लो इंडियंस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, एंग्लो इंडियंस ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसके फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर, कोई भी मेल प्रोजेनेटर, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर यूरोपियन रहे हों, ठीक है, यूरोपियन डिसेंट के हों, तो ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहा जाता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, बट ठीक है, आपको तो सिर्फ याद रखना है कि एंग्लो इंडियंस का जो रिजर्वेशन है वो अब ख़त्म हो चुका है लोकसभा के अंदर। जो मैक्सिमम 2 सीट हुआ करती थी वो ख़त्म की जा सकती हैं, ख़त्म की जा चुकी हैं, ठीक है, बाय 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ड्राफ्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा से तो इतने क्वेश्चन पूछे हैं जैसे व्यापम का फेवरेट टॉपिक है जी। तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था, ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। आप इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, मैंने वहाँ पूरा समझाया हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन देयर इज प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट द पावर ऑफ पासिंग द बजट ऑफ द स्टेट रेस्ट विद, यानी कि बजट पास करने की पावर किसके पास रहती है जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया हो, ठीक है। राज्य में राष्ट्रपति शासन है, उस राज्य के बजट पारित करने की शक्ति किसके साथ टिकी हुई है, राज्यसभा के साथ है या लोकसभा, गवर्नर, प्रेसिडेंट, किसके हाथ में रहती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आर्टिकल 356 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। वैसे मैंने पहले बताया हुआ है ये। आर्टिकल 356 को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, आर्टिकल 356 को बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि जो संविधान, जो राज्य की विधानसभा रहती है, राज्य की विधानसभा जो रहती है उसको जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब या तो सस्पेंड कर दिया जाता है या डिसॉल्व, भंग कर दिया जाता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उसको या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या भंग कर दिया जाएगा, डिसॉल्व कर दिया जाएगा राज्य की विधानसभा को, और डायरेक्टली जो शासन है वो सीधे सीधे प्रेसिडेंट के हाथ में चला जाएगा, प्रेसिडेंट के हाथ में शासन चला जाएगा। और राज्य के अंदर कोई भी ऑर्डर, कोई भी लॉ पास होगा तो प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के नाम पे किया जाएगा बाया गवर्नर, ठीक है। आपको मालूम है राज्य में एक राज्यपाल भी रहता है जो सेंटर और स्टेट, केंद्र और राज्य के बीच में लिंक का काम करता है। तो जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य की विधानसभा तो सस्पेंड रहती है या भंग हो जाती है, उस केस में प्रेसिडेंट के हाथ में सारी पावर चली जाती हैं, और प्रेसिडेंट के हाथ में पावर जाने के बाद राज्य से संबंधित जितने भी कानून हैं उसको बनाता है पार्लियामेंट। उसको कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाता है, ठीक है। पार्लियामेंट में भी स्पेसिफिकली बात करें हम तो लोकसभा की, ठीक है। सारे कानून, राज्य से संबंधित जितने भी कानून हैं लोकसभा के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा लोकसभा, ठीक है। अब ये जो राष्ट्रपति शासन है ये मैक्सिमम 3 साल तक लगाया जा सकता है, मैक्सिमम इसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल, ठीक है। क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है डायरेक्टली कि राष्ट्रपति शासन की मैक्सिमम टाइम लिमिट क्या है, 3 साल है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, जिसको अपन रिवोकेशन कहते हैं। तो अगर प्रेसिडेंट रूल को रिवोक करना है तो वो कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है उसको रिवोक करने की, हटाने की पावर भी प्रेसिडेंट के पास है। चलिए, अंडर हुज एडवाइस डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352? ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 352 के अंडर में जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो किसकी एडवाइस से होती है, कौन उसकी सलाह देता है, किसकी सलाह पर भारत के राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करते हैं, तो कैबिनेट की सलाह पर। इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। एक्चुअली जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इमरजेंसी लगी थी, तो ऐसा कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी ने डायरेक्टली प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी को ये बोला था कि इमरजेंसी लगा दीजिए, डायरेक्टली प्रेसिडेंट को बोल दिया था कि इमरजेंसी लगा दीजिए, ठीक है। और उन्होंने अपनी कैबिनेट से कोई डिस्कस नहीं किया था, नो डिस्कशन विद कैबिनेट, ऐसा कहा जाता है कि कैबिनेट के साथ कोई डिस्कशन नहीं किया गया था अबाउट द इमरजेंसी। और कैबिनेट में जो मंत्री थे उनको अखबार से पता पड़ा था अगले दिन कि देश में आपातकाल घोषित हो चुका है, तो डायरेक्टली प्रेसिडेंट ने, इंदिरा गांधी जी उस समय पीएम थी, उनके कहने पे इमरजेंसी लगा दी थी, नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो उसके बाद से एक अमेंडमेंट किया गया, 44th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में 1978 में, 1978 में, और ये मैंडेटरी कर दिया कि पीएम को कैबिनेट से डिस्कस करना पड़ेगा अगर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करवाना है तो, और प्रेसिडेंट को रिटर्न में देना पड़ेगा कि देश के अंदर आप नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, ठीक है। ये मैंडेटरी हो गया किसके थ्रू, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, जो मोरारजी देसाई जी की सरकार में हुआ था, मोरारजी देसाई, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपको और अच्छे से मैं समझा दूंगा जब हम इमरजेंसी का चैप्टर पढ़ेंगे तब। तो इन शॉर्ट आप ये याद रखिए कि नेशनल इमरजेंसी अगर डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर कौन करेगा, प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट भी तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट की एडवाइस लेकर रिटर्न में प्रेसिडेंट को बोला हो कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दीजिए, रिटर्न में लिख के दिया हो कि नेशनल इमरजेंसी लागू कर दीजिए, तब आर्टिकल 352 के अंदर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा का चेयरमैन, राज्यसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर जॉइंटली। तो आपको पता होगा कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने के नाते अपने आप चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाते हैं। इस चीज़ को बोला जाता है एक्स ऑफिशियो, इसको बोलते हैं अपन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो ये टर्म आपको देखने को मिलेगा, और अक्सर बच्चों के समझ में नहीं आता है कि एक्स ऑफिशियो चीज़ क्या है। तो मैं समझा देता हूँ आपको कि वाइस प्रेसिडेंट है, अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति है तो वो राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई अलग से कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप बन जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति है तो वो राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप बन जाएगा। इस चीज़ को बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब देखो, अब क्या हो रहा है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में कुछ अलग होता है और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में थोड़ा सा अलग होता है। देखो, प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, ठीक है, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब जो जनता के द्वारा चुने गए हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हों लोकसभा के या फिर इलेक्टेड मेंबर्स हों राज्यसभा के, ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हों या फिर इलेक्टेड मेंबर्स हों राज्य की विधानसभाओं के,
यानी कि विधायकों की हम बात कर रहे हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट, ठीक है। लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर में कौन होता है, विधायक ही तो होते हैं जिनको अपन एमएलए बोलते हैं, ठीक है। और या फिर दिल्ली पुडुचेरी में विधानसभा है ना, तो वहाँ के भी एमएलए ले लिए जाते हैं, दिल्ली पुडुचेरी के। तो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सारे के सारे वोट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में, वो सारे के सारे वोट करते हैं प्रेसिडेंट के चुनाव में। कहने का अर्थ ये है कि प्रेसिडेंट के चुनाव में नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते, ठीक है, याद रखना, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते प्रेसिडेंट के चुनाव में, नॉमिनेटेड मेंबर्स वोट नहीं करते, ये याद रखना, गलती मत कर देना। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में राज्यसभा के प्लस लोकसभा के दोनों के इलेक्टेड मेंबर और नॉमिनेटेड मेंबर, कोई भी हो, इलेक्टेड मेंबर हो या नॉमिनेटेड मेंबर हो, दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर या नॉमिनेटेड मेंबर दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में, राज्यसभा और लोकसभा की, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए क्या होगा। राज्यसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं, इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आ गया क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो मतलब आपको ऐसे रट के जाना है, इतनी बार पूछा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो इसका आंसर है BN राव। सर BN राव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। संविधान सभा के सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है। अपन इनको लीगल एडवाइज़र भी कह सकते हैं, मतलब संविधान सभा के ये लीगल एडवाइज़र थे, ठीक है। BR अम्बेडकर जी कौन थे संविधान सभा के, संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। ये सारे जितने भी नाम दिए हुए हैं, डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ये सभी संविधान सभा में कुछ ना कुछ कमेटी के अध्यक्ष थे। तो सारे आपको ढूंढना है और याद करना है, और इसका मैं बता दूंगा आपको जब भी हम नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा, हर एक नाम के बारे में बताऊंगा कि कौन किसका अध्यक्ष था, ठीक है। तब तक आप खुद से ढूंढने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू द लोएस्ट रैंक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब देखिए डीप कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये, ऐसे ही नहीं बनेगा, जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तब तक नहीं बनेगा। निम्न में से कौन सा भारतीय संसदीय प्रणाली के संदर्भ में सबसे कम श्रेणी के समान होता है, ठीक है। अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे बड़ी होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबसे बड़ी होती है, जिसमें कम से कम 60 से 70 लोग रहते हैं, 60 से 70 सांसद रहते हैं, ठीक है, जिसको हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद बोलते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 टाइप के मिनिस्टर रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर 3 टाइप के मिनिस्टर रहते हैं। ऐसे समझा रहा हूँ, कोई नहीं समझाएगा ऐसे क्लासीफाई करके, क्योंकि लोग जल्दी जल्दी में उड़ा जाते हैं कॉन्सेप्ट। आपको तो वो अच्छा लगता है रंग रोगन देख के, लेकिन कॉन्सेप्ट उड़ा जाते हैं वो लोग। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट के, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो कैबिनेट रहती है उसमें बहुत ही खास लोग रहते हैं, जो PM के बहुत खास रहते हैं वो कैबिनेट में रहते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट पे रहते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर रहते हैं, कम से कम 15 से 20 ये रहते हैं, ठीक है। फिर एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, एक होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। और उसके बाद होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। तो रैंकिंग वाइज अगर हम देखें तो रैंकिंग वाइज सबसे कम रैंकिंग में है, सबसे नीचे रैंकिंग में है डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डेप्यूटी मिनिस्टर, क्योंकि उसमें पूछा है कि लोएस्ट रैंक पर कौन रहता है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे लोएस्ट रैंक पर कौन रहता है, डेप्यूटी मिनिस्टर। अब ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज क्या है,
स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इनको ही कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाता है और उसका पूरा चार्ज दिया जाता है कि आप ये डिपार्टमेंट देखो, इसका पूरी तरीके से स्वतंत्र प्रभार आपको दिया जाता है। ऐसे मिनिस्टर को बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट को संभालने के लिए इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है। ठीक है, एक मिनिस्ट्री के अंदर कई सारे डिपार्टमेंट आते हैं, तो उन्हीं में से किसी एक डिपार्टमेंट को इंडिपेंडेंटली संभालने के लिए दे दिया जाता है किसी भी राज्य मंत्री को, उसको बोलते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। ठीक है, तो सबसे बड़े होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट, फिर डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, सबसे बड़ी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके अंदर 60 से 70 मंत्री रहते हैं। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है इतना, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में भी हम पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करो और खुद से भी पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार देखो, मैंने अपनी वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाके देखना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो बिल्कुल अच्छे से दबा के शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ यार चैनल को। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, फीस तो हम ले नहीं रहे, बस आपके लिए कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, वो भी इतनी क्वालिटी कंटेंट आपको दे रहे हैं, तो आपकी तरफ से कुछ तो कंट्रीब्यूशन बनता है। चलिए, ऑल द बेस्ट।